आज हमारा जो यूथ है वो खास करके मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है, साइंस पे फोकस कर रहा है, मैथ्स पे फोकस कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है। ये होना चाहिए, लेकिन एज अ पेरेंट, हाँ एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को अपने देश का इतिहास बताना बहुत जरूरी है। उसके आगे कारण है, आज मतलब बच्चों को आप जो देखिए वॉट इज रिपब्लिक क्या होता है, तो वो बोलेगा हमें स्वातंत्र मिला था। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू दैट। अभी ये जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें क्या होता है कि आपके जो दोस्त यार उनके कॉल आ जाते हैं, हाँ आपका काम नहीं, लेकिन बाकी लोगों के अर्जेंट काम, दूसरों की प्रायोरिटीज है वो, आपका काम छोड़ के आपको वो करना पड़ेगा। आपको लगेगा बहुत काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम करें, लेकिन आप कब ऑफ ट्रैक चल रहे हो आपको पता ही चलेगा। वेस्ट फॉर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट रील्स देखना, टेलीविजन देखना, राजकारण के ऊपर अपने मतलब टू डिस्कस भी किसी से बात नहीं करते विषय की बहुत लिमिटेड बात। तो अपने देश में दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बातें होती है, एक तो राजनीति और दूसरा होता है क्रिकेट। आपके हिसाब से एक अच्छी लीडर की क्या क्वालिटी होती है? अच्छी लीडर की दो क्वालिटी। Just a few words from Mr. Vijay Deshmukh, sir, please. Thank you very much. Congratulations to the staff, the teachers, and the school students. Yes, you can clap for yourself. And above all, overwhelmed by the ambience and the teamwork over here. And my best wishes from me and Kirtiwardhan Joshi to the team and the sir. Thank you very much. Thank you very much. Just a few words from Mr. Vijay Deshmukh, sir, please. Thank you very much. Congratulations to the staff, the teachers, and the school students. Yes, you can clap for yourself. And above all, I'm overwhelmed by the ambience and राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप लोगों को बताना चाहेंगे सर, लगभग अभी 3 साल हो चुके और कॉन्ग्रेचुलेशन पर ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से आप काम कर रहे हो सर, दिख रहा है कार्यकर्ता मोटिवेटेड तो है, बट आप जनता से क्या कहना चाहोगे कि आने वाले दिनों में और कितने बड़ा लेवल पर आप देख रहे हो? Yes, I always feel कि लीडर शुड हैव अ विजन और लीडर विदाउट विजन विल पेरिश। तो हमने एक विजन रखा है, हमारा नेक्स्ट गोल जो है वो षणमुखानंद में पहुंचना है और गरीब तबके को लेकर हम काम कर रहे हैं और एजुकेटेड लोग हैं हम लोग ने, काफ़ी एजुकेशन हमारे साथ में आज मंच पे भी देखे होंगे। तो हमारा कोशिश है जो रिफ्ट है, जो दरी है वो कम करें और जो
संघर्ष कर रहे लोग, जो सीखना चाहते हैं, उनको हम ट्रेन करते आगे बढ़ाते हैं समतावादी प्रतिष्ठान के माध्यम से। हॉस्पिटलिटी है, उसी के साथ आप लोग कॉर्पोरेट लेवल पर भी है। मुझे ये बताइए क्या और नेक्स्ट लेवल पर मतलब युवाओं को लेकर जाना है और क्या देखने मिलेगा, कुछ नया, कुछ नए स्टेप, बड़े स्टेप्स? नहीं, आई ऑलवेज बिलीव कि स्ट्रक्चर्ड काम करना है, ऑर्गेनाइज काम करना है। मैं कॉरपोरेट में हमने काम किया था तो वो एक्सपीरियंस है। और अभी जो बिखरा हुआ वर्ग है, जो स्कैटर्ड वर्ग है, उनको हम लोग साथ में ले रहे, ट्रेन कर रहे, ऑर्गेनाइज कर रहे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े रहे। ऐसा नहीं कि भीड़ इकट्ठा करनी है, तो हम ट्रेन भी करते लोगों को ताकि वो और लोगों तक पहुंच सके, इस विचार को और लोगों तक पहुंचा सके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथ क्वेक, जहाँ पे हम मानते हैं कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जब किसी को पावर मिल जाती है उसके बाद ही उसका रियल कैरेक्टर पता चलता है। और हमारे पास एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने मुंबई में राज किया है और जिनका नाम है बाबा बाल ठाकरे जी, जिन्होंने इतने सालों तक जीवन में अपने संघर्षों से, अपनी कुर्बानियों से लोगों को ये साबित किया कि अगर जीवन में कुछ करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। उनके शौर्य की और उनके दबंग वाला जो एटीट्यूड है उसकी पूरे महाराष्ट्र में जग जाहिर है। आज समाज में हमें ऐसे लोग चाहिए जो टाइगर्स हों, जो इस तरह की भेड़चाल वाली सोच ना रखते हो, जो फॉलोअर्स वाली सोच ना रखते हो, जो लीडरशिप क्वालिटी वाली सोच रखते हो। हम चाहते हैं कि समाज इस तरह आगे बढ़े जहाँ पे हर इंसान अपने लिए अपनी जिंदगी को खुद बेहतर से बेहतर बनाए। हमारे पास उदाहरण है छत्रपति शिवाजी की, बाल ठाकरे जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की, नरेंद्र मोदी जी की, और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं जिनका नाम है अभिजीत देशमुख, वो भी एक टाइगर के तौर पे हमसे रूबरू हो रहे हैं। एक और सितारे हैं जिनका नाम मैं नहीं भूलना चाहूँगा, जो कि है सलमान खान। वो पूरे इंडस्ट्री में एज अ टाइगर उभर के आए हैं, जिन्होंने अपने दबंग वाले एटीट्यूड से, अपने नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड से सब लोगों को ये साबित किया है कि संघर्ष करने से, मेहनत करने से, डिसिप्लिन करने से हम कहीं भी आगे पहुंच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट विद मिस्टर अभिजीत देशमुख, जो कि एक संस्था चलाते हैं, एक सोशल कॉज वाली संस्था चलाते हैं जिनका नाम है समतावादी प्रतिष्ठान। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक मूल पर्पस है जो कि है जस्टिस एट एनी कॉस्ट। तो हम ज्यादा वेट नहीं कराते हुए बात करते हैं अभिजीत जी से। नमस्कार। नमस्कार विशाल जी, थैंक यू, आपने हमारा ये ऑफर एक्सेप्ट किया, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में इतना समय निकालना बहुत बड़ी बात होती है। So thank you very much and thanks to you also विशाल जी and Youth Quake team, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया और इनवाइट किया अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए, और ताकि आपके माध्यम से हम भारत भर इस विषय को पहुँचा सकेंगे। थैंक्स अ लॉट टू इट इज आवर प्लेजर। सो अभिजीत जी, हम शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को आपके जीवन के सफर से। आपने अगर इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है समतावादी प्रतिष्ठान जिसका नाम है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी रही होगी। तो हम और हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, मम्मी पापा के बारे में थोड़ा बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस उद्देश्य के लिए काम करने की सोच आपको कहाँ से आई? वेरी गुड। ऐसा है कि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। मुंबई में CST में मेरा जन्म हुआ है
और आई बिलोंग टू वेरी मॉडेस्ट फैमिली, बहुत ही सरल फैमिली से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है। और दोनों ही पेरेंट्स हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे और स्कूलिंग मेरी सेंट जेवियर्स में हुई है। और आप फिल्म इंडस्ट्री में आपके काफ़ी ताल्लुकात है, लेट सिद्धार्थ शुक्ला जी, हाँ जी, तो ही वाज आवर स्कूलमेट, वन बैच जूनियर टू मी। आफ्ताब शिवदास ने है, और तो वो महाराष्ट्र के एक्स सीएम अशोक चौहान जी, सुनील गावस्कर साहब, तो ऐसे एलुमिनाई हैं और वो स्कूल से मेरा पढ़ाई हुआ है। तो अपब्रिंगिंग काफ़ी अंदर आई और उसी के बाद में फिर भवंस में भी मेरी पढ़ाई हुई, ऐसा है। तो टिपिकली साउथ मुंबई का है और पेरेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व थे। माय मदर शी वाज अ नर्स इन एन हॉस्पिटल, और नर्स होने के कारण वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं लोगों के प्रति, और कहाँ से पेशेंट्स आया करते थे, उनके रिलेटिव्स हमारे घर पे रहते थे। तो सेवा भाव जो है मुझे मेरे खून में मिला, ऐसा है। तो मुझे अभी भी याद है, छोटा था तब टिफिन लेकर जाना पेशेंट्स के पेरेंट्स को, लाइन में खड़ा रहकर उनके एक्सरे निकाल के देना, ये बचपन से हमने किया है। मुझे याद है कि मेरे पेरेंट्स ने कम से कम 8 से 10 लोगों की जान बचाई है, मतलब दे वर एब्सोल्युटली डेड। एम्बुलेंस से आए, बस फोन करके रिलेटिव बोलते थे कि ये अभी इमरजेंसी है, इसकी आप जान बचाओ। आई हैव सीन माय पेरेंट्स, दोनों ने दिन रात एक करके लोगों की जानें बचाई है। आई स्टिल फील प्राउड, मेरे आंख के सामने आज भी वो सब नजारे हैं। तो और आई यूज्ड टू स्टे इन हॉस्पिटल क्वार्टर्स, तो इसीलिए लोग हमसे यही उम्मीद रखते थे कि पेशेंट आएंगे, उनको आप ठीक करो। तो स्कूल डेज में भी वही काम, कॉलेज वक्त में भी वही काम था, वो काम देन वी लिव्ड द प्रीमाइसेस, ऐसा है। तो वो छोड़ने के बाद भी आज भी हमने वो काम जारी रखा है। समझते हैं कि लोगों की क्या जरूरत होती है उस वक्त में उनको कोई भी वहाँ मदद करने वाला इज लाइक अ गॉड टू हिम। ऑफ कोर्स वो नहीं है, लेकिन चलो कुछ कर पाते हैं, ऐसा है। एक एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट तो रहता है लोगों का, और वो हमने काम रखा। और उसको बढ़ाने के लिए फिर हमने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ पर अपने और हाथ हो जाए, और इसलिए फिर हमने संगठनात्मक काम करना चालू किया। तो दैट वाज बेसिकली शुरू थी, और मुंबई 1 में मेरा जन्म हुआ है, तो इट वाज अ हैपनिंग प्लेस, ऐसा है। मतलब आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस वहाँ पर है, मंत्रालय 10 मिनट पर है, बीएमसी के हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है, बस उसी लेन में मैं रहा हूँ। तो काफी अनुभव, इनफैक्ट 26/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, तो वहाँ पर वी हैव सीन कसाब बाय आवर ओन आईज, हमने वो देखा है हमारे सामने। करगरे साहब, कामटे साहब के मेरे बिल्डिंग के नीचे ही उन पर फायर किए थे। दिस इज द होल लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव सीन। वो डेड बॉडीज देखे, 92 के ब्लास्ट के बाद इट वाज अ पाइप, पूरा रूम भर के हमने बॉडी पार्ट्स देखे, ये सब देख चुका हूँ। तो जो आमतौर पे लोग टेलीविजन पे देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, ब्लैक फ्राइडे, दिल्ली टू मुंबई टू दुबई, और वो सब हमने देखा है। मेरे बिल्कुल घर के पीछे डोंगरी है, क्रॉफर्ड मार्केट एरिया है, तो और वो सब एक्सपीरियंसेस है, देखे। वी हैव मेट पीपल सिंस चाइल्डहुड, तो वो अपब्रिंगिंग है। भाई मुश्किल होता है कि जब हम ऐसा खतरनाक मंजर देखते हैं, काफी दिनों तक उस मंजर को अपन भूल नहीं पाते हैं, और उस चीज से उभर के अपने जीवन को वापस से नॉर्मल करना, ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही है। देखो कैसा है कि हमारा जब इन 97 में वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तभी वास्तव मूवी आया था। देखो सीएम साहब जयपुर से आए, थोड़ा आज आपको ये बिन स्टेड इन मुंबई, लेकिन मुंबई तभी बहुत अलग था और आज मुंबई बहुत अलग है। मतलब क्राइम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बच्चे को ये लगता था कि मैं इस एरिया का भाई कैसे बनूं, और वो होड़ लगी रहती थी। तभी आई स्टिल रिमेम्बर 1997 में महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ जी मुंडे साहब थे, लेट, एंड उन्होंने तब उस साल मैक्सिमम एनकाउंटर तभी उन्होंने किए थे। तो बस ये माहौल था मुंबई का, और वो सब हमने देखा है। वी हैव सीन डेड बॉडीज, ऐसा है, पहचान वाला था, और वो एनकाउंटर में ये कॉमन माहौल था। और ऐसे में खुद को ठीक रखना, ऐसा आउट ऑफ द ट्रैक न जाना, ये बहुत मायने रखता है। वो माहौल से आज मुंबई अभी इट्स कॉम्पिटिंग वर्ल्ड ना, ऐसा है। तो ये बताया जाता है कि
मराठी मानुस एक पर्सनालिटी होती है, उनका एक अलग फीचर होता है। तो कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं कि ऐसी क्या खास बात होती है मराठी मानुस में जो बहुत यूनिक है और जो आज की यूथ के लिए अगर वो उसको अपने जीवन में उतारे तो वो बहुत काम आ सकती है। देखो, महाराष्ट्र जो है एक बहुत ही स्वाभिमानी स्टेट है। महाराष्ट्र का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। ऐसा है, मतलब आप यहाँ पर केव्स भी देखेंगे, राष्ट्रकूटास है और इट्स अ ह्यूज हिस्ट्री। और इस हिस्ट्री पर चांद अगर लगाया है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और आज महाराज जो है घर घर में आपको मिलेंगे, हर आदमी के खून में, हर आदमी के डीएनए में, मराठी मानुस के डीएनए में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज मिलेंगे। मराठी मानुस एक स्वाभिमानी इंसान होता है। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं तब तक दिल दरिया है, ऐसा। लेकिन आप अगर उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओगे तो वो रिएक्ट जरूर करेगा, ऐसा है। तो एनीवे एवरीबॉडी रिएक्ट्स दैट। आप यहाँ पर बहुत कॉमन मुद्दा चलता है कि परप्रांतीय और मराठी मानुस। तो ऐसा है कि ही इज अ वेरी वेलकमिंग पर्सन, ऐसा है। और उनको अगर आप उनसे प्यार मोहब्बत से रहेंगे, वो कहते हैं ना कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, ऐसा है। बाकी उनके स्वाभिमान को ठेस लगाएंगे तो फिर वो थोड़ा तकलीफ कर देते हैं। तो एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज डिग्निटी। एब्सोल्युटली। आप जयपुर से और वहाँ जाकर अगर मैं वहाँ के लोगों को साथ काम करना चाहिए तो उनके हिसाब से मुझे काम करना चाहिए। तो ये हमें ध्यान देना होता है। और वहाँ पर घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन होता ही है, ये चीज है। बट महाराष्ट्र एक ऐसी सुपीक जमीन है कि यहाँ पर सबको वेलकम है, ऐसा है। और इसीलिए यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। जो समझदार लोग हैं, ऐसे वो ये सब फंदे में नहीं पड़ते हैं, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, ऐसा है। तो वो अगर हम संभालेंगे तो इट्स अ वेरी वंडरफुल सिटी टू स्टे। और रही बात मराठी मानुस का, कैसा है कि हमारा जो इतिहास है, जिस कम्युनिटी से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, तो देशमुख है। देशमुख यानी कि यहाँ की एक प्रोमिनेंट मराठा कम्युनिटी है। आपको मतलब बताने में मुझे बहुत प्राउड फील करेगा कि मेरी खुद की गांव की जमीन है जो है, जहाँ पर मेरा खुद का खेत है, वहाँ पर संभाजी महाराज जिनके साथ जिन्होंने दगा किया था, वो बाद में क्लेरिफाई हुआ था, बालाजी अवजी चिटनीस हिस्ट्री में। तो उनके अष्टप्रधान मंडल में के थे और उन्होंने उनके अगेंस्ट कुछ काम किया था, जिसे हम फितूरी कहते हैं। तो उनको हमारे खेत में उनको हाथी के नीचे दिया गया। तो सिर्फ इतना इतिहास हमारे अंदर है। और उसके बाद में मेरा जो प्रोमिनेंट विलेज है, यहीं से मुंबई से 100 किलोमीटर पे, वहाँ पर उंबरखिंड है। उंबरखिंड में ऐसा है कि शाइस्ते खान जब उसने पुणे पे कैप्चर करके रखा था, तो मर्तलब खान नाम के उसके एक सेनापति को 20,000 की फौज से लेकर कोकण कैप्चर करने वो भेजता है। तो देयर इज अ भोरघाट जो है, वहां से आना होता है, लेकिन वो न करते हुए वो एक बीच के रास्ते से आता है। उंबरखिंड करके वो एरिया है, तो घना जंगल है, और उसके बीच में से ये मर्तलब खान जो है 20,000 की फौज लेकर आता है। इसकी बात महाराज को पहले से ही पता थी, क्योंकि उनके जो है स्पाइस है, इनके इन्फॉर्मर्स पहले इन्फॉर्मेशन देके रखते हैं। यू वोंट बिलीव वो जगह, आप वहां पर जाओगे, वहां पर क्या हुआ था। तो महाराज और उनके जो चंद मावले थे, वो वहां पर उस जंगल में पत्थर लेकर बैठे हुए थे, और उन्होंने पत्थर और वो से उन पर आक्रमण किया और उनको हराया। तो ये मेरे गांव से बिल्कुल 7 किलोमीटर उंबरखिंड कि मेरे गांव में 2 किले हैं। सुधागढ़, which was supposed to be a capital of शिवाजी महाराज एम्पायर, then it shifted to रायगढ़। तो ये सब इतिहास आपको महाराष्ट्र में हर गांव में मिलेगा, और इसलिए हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है, इसलिए हम बहुत ही प्रेरित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। और ऐसे बीच में हम वी वर ऑलवेज वेलकमिंग टू एवरीवन, हम सबको वेलकम मोड में ही रहते हैं। लेकिन ऐसे बीच में अगर कोई बंदा अगर कोई गलत तार बचा दे तो वो फिर धुन अलग निकलती है, तो उसे हमें संभालना होता है।
बाकी जो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू वर्क, पीपल आर वर्किंग, पीपल हैव ग्रोन इन मुंबई। मुंबई सबकी है, महाराष्ट्र सभी का है, बस संभाल के चलना है। ये बहुत अच्छी सोच आपने सामने रखी है, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारी जो यूथ है, वो प्रोग्रेसिव होनी बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप बात कह रहे हैं इतिहास की, आज की तारीख में लोग सोशल मीडिया में अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन वो जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उस पर ध्यान ना देते हुए वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जो चीज़ उनके लिए उपयोगी भी नहीं है। तो जब वो आप इतिहास की जो इतनी महत्वपूर्ण बात सामने रखते हैं, तो उससे हमारी जो यूथ है वो भी कहीं ना कहीं प्रेरित होगी और वो समझ पाएगी कि समय कितना महत्वपूर्ण होता है। और हमें ये भी पता चला हमारे रिसर्च में कि आप क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं और फिजिक्स के बहुत फिजिक्स वाज माय मेजर रहा है आपका बीएससी में। हाँ। तो इसीलिए फिजिक्स के लिए आज भी बहुत लगाव है विशाल जी, मतलब मैं बहुत पढ़ते रहता हूँ। मेरे घर में 1000 से भी ज्यादा किताबें हैं और मैं आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं दिन में कम से कम 4 घंटे एवरी डे विदाउट फेल पढ़ता हूँ। 4 hours I read. I can talk about 2000 topics. ऐसा है, मतलब साइंस की अगर बात करूँ तो मैं आपको क्वांटम थियरी से बात करके हाइजेनबर्ग्स थियरी से लेकर श्रोडिंजर्स थियरी, क्वांटम एटॉमिक मॉडल और ये सभी विषय पर बहुत ढेर सारा ज्ञान दे सकता हूँ, ढेर सारा। उसी के ऊपर एक अलग पॉडकास्ट हम कभी करेंगे। तो वो है। और अभी जो आप एआई का चक्कर चल रहा है, तो ये सब क्वांटम कंप्यूटर्स अभी आने वाले हैं, इट इज ऑलरेडी देयर। ओके, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन आने वाला है। उसी को लेकर हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बहुत ढेर सारा काम कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो उस विषय पे काफी पढ़ते रहता हूँ। पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर पढ़ते रहता हूँ, पार्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर पढ़ते रहता हूँ। Anyway, मतलब मैं इतिहास की भी बहुत अच्छी जानकारी रखता हूँ विशाल जी। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी सारी चीजें करने के लिए आप अगर मुझे हड़प्पन सिविलाइजेशन से बात करो से लेकर मोहम्मद गजनी गौरी दिल्ली सल्तनत, गुप्ता डायनेस्टी से लेकर पालावास, चोलास, पांड्यास, इन विषय पर भी मैं ढेर सारे कंटेंट रखता हूँ। और फिर मुगल्स, एवरीबॉडी नोज दैट हिस्ट्री। और ये जिक्र मैंने अभिजीत जी इसलिए किया क्योंकि इतिहास बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री का, और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कितने संपन्न हुआ करते थे और हम इतने संपन्न थे कि ब्रिटिश को हमें लूटना पड़ा। हमें लूट के वो इस हद तक नीचे गिरा दिए कि उससे वापस उभर के आना ये बहुत मुश्किल काम था, जिसको हमारे आदरणीय मोदी जी ने संभाला, इस देश को वापस से खड़ा किया और आज इस स्थिति में वो लेके आए कि हम देख सकते हैं कि हम टॉप नेशन बन सकते हैं आने वाले समय में। एब्सोल्युटली राइट। सी आप जो बताना चाहते हैं कैसा है कि आज हमारा जो यूथ है वो खास करके मैनेजमेंट पे फोकस कर रहा है, साइंस पे फोकस कर रहा है, मैथ्स पे फोकस कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है। ये होना चाहिए, लेकिन एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को अपने देश का इतिहास बताना बहुत जरूरी है। उसके अनेक कारण है। आज मतलब बच्चों को आप पूछोगे कि व्हाट इज रिपब्लिक डे क्या होता है, तो वो बोलेंगे हमें स्वातंत्र्य मिला था। कब होता है रिपब्लिक डे? 15 अगस्त को होता है। तो ये पता नहीं है कि गणतंत्र दिन और स्वतंत्र दिन में फर्क क्या है। 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक, उसके पीछे का इतिहास बेसिक सिंपल चीजें हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे पेरेंट्स हमको लेकर जाकर बताया करते थे, सोसाइटी में जाकर खड़े रहते थे। लोगों को अपना राष्ट्रगान भी अभी बोलने नहीं आता है। ये बहुत बुरी परिस्थिति है। और आई टेक आउट टाइम, मैं अपने बच्ची के लिए, मेरी बेटी के लिए मैं वक्त निकालता हूँ, उसे इतिहास बताने की कोशिश में उसको इतिहास बताता हूँ, उसे सिखाता हूँ। ऐसा है। तो इतिहास से हमें क्या, अगर मैं राजस्थान आता हूँ तो अगर मैं वहाँ के इतिहास के बारे में बात करूँगा तो आप बोलोगे कि रिलेटिविटी वहाँ पर आ जाती है। तो मुझे ऐसे समझता है, मुझे ऐसे लगता है कि जिस इंसान का ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, अलॉन्ग विद हिस्ट्री, जिसका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, उसको ऑटोमेटिकली हिस्ट्री जो है वो बढ़िया हो जाता है। और जिस इंसान का हिस्ट्री अच्छा होता है वो फ्यूचर बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है। और इसीलिए ये चीज मैं भारत के युवाओं को भी बताना चाहता हूँ कि इसको हल्के में मत लो।
आज जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वेनेजुएला कहाँ पर है, यूएस का क्या है, ग्रीनलैंड कहाँ पर है, कनाडा कहाँ पर है, अलास्का कहाँ पर है, यूरोपियन यूनियन का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, ताइवान कहाँ पर है, उसकी क्या समस्या चल रही है, ईरान में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वहाँ पर शिया सुन्नीस का क्या दिक्कतें चल रही है, ठीक है ना। वेयर इज इजराइल का क्यों वहाँ पर अभी बतंगड़ हो रहा है, यूएई क्यों है, और फिर सीरिया का क्या रोल है, लीबिया में क्या हो रहा है। अभी मैंने ये बात ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन रहेगी, यू विल बी ऑन अलर्ट मोड। और ये सब जानकारी अगर आप ले सकते हो तो हमारे प्रधानमंत्री क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यू वोंट बिलीव, मेरी बहुत कोशिश रहती है कि बच्चों को ये सब चीजें बताओ। और इससे क्या हो जाता है, आप देखोगे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो गई, इमरान खान जेल में है, और ये वेरी कॉमन थिंग, मतलब ये सभी को पता है, बांग्लादेश में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, श्रीलंका में हुआ, आजू बाजू में म्यांमार में सब जगह आग लगी हुई है, इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा है, इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अवेयरनेस बहुत बड़े, उसके बहुत सारे पहलू थे, उसके बहुत सारे पहलू, उसमें अपना कल्चर, अपना इतिहास, अपना स्वाभिमान है, इतने आसानी से ये जैसे फॉरेन इन्फ्लुएंस होने का बहुत कम चांसेस अपने देश में रखा है। और वी आर ऑल प्राउड कि हम एक संघ है, हम एक संघ, इतने बोली भाषा है, इतने लैंग्वेजेस है, इतने प्रकार के अपने कल्चर्स है, इतना डाइवर्सिटी, फिर भी हम लोग हिलते नहीं। We are proud about Rajasthan's culture. We are proud about MP. We are proud about Northeast. I'm so proud about Northeast. ये सोच प्रोग्रेसिव है और ये सोच की जरूरत है भारत में। और ये जो बात आपने कही कि आप इतनी बुक्स पढ़ते हैं, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी जरूरी है जानना, क्योंकि आज का युवा मोबाइल फोन में ज्यादा समय व्यतीत कर रहा है, वो अपनी हेल्थ को भी खराब कर रहा है और अपने समय को भी बर्बाद कर रहा है। Before coming to mobile phone, let us talk about some book reading habit. Definitely. See, मैं बहुत ही सामान्य फैमिली से था, पेरेंट्स ठीक ठाक ही पढ़े हुए थे, ऐसा है, लेकिन ये सोच में ग्रोथ कैसे आई, और सोच में ग्रोथ आने के बाद में इंसान की निर्णय क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, ऐसा है। और जितना बड़ा आदमी निर्णय लेगा, जितना बड़ा डिसीजन लेगा, उतना बड़ा वो लीडर होता है, ऐसा है। मतलब आप किसी को भी देख लो, आप टेक एनी लीडर्स नहीं, ऐसा है। तो ये निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए इंसान को किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। किताबें हमें अलग अलग पहलू देता है, जैसे हम शक्ल ठीक करने के लिए आईना देखते हैं, वैसे अंदर से ठीक करने के लिए हमें किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसा है। तो मुझे आदत लग गई और 20-25 साल से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी आदत लग गई बहुत। और मैं हर यूथ को यही कहूँगा कि किसी को तो गुरु बनाना है, और बुक ऐसा होता है कि बुक है ना, इट इज नॉट बायस्ड, किसी को एक बोल रहा है दूसरे को एक बोल रहा है, ऐसा नहीं। वो एक किताब आप पढ़ लो, आपको भी वही बात करेगा, मुझे भी यही बात कहने वाला है। तो मैंने सेल्फ हेल्प किताबें बहुत पढ़ी, मजा आया, और उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरे लाइफ में। और विशाल पूरा लाइफ कंट्रोल में है, मुझे ऐसे लगता नहीं कि सिचुएशन कभी हाथ से बाहर जाती है, तो कोई भी इशू आने दो, उसको बहुत शांति से हम उसको टैकल करते हैं, और वी आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर दैट। और थैंक्स टू यू अगेन, इस माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि कैसे काम किया जाता है। आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत उसके बारे में आपने अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई किया है, तो आप थोड़ा सा उसको विस्तार में बताएं हमारी ऑडियंस को कि उनको टाइम मैनेजमेंट को लेके किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए। देखो, किताबें पढ़ी, किताबों में से बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी, और मैं बहुत कैलकुलेटेड चलता हूँ। मेरा सबसे बड़ा एसेट, इंसान का सबसे बड़ा एसेट होता है वक्त। या तो वक्त बर्बाद करता है, या तो उसको यूटिलाइज करता है, इन्वेस्ट और यू वेस्ट योर टाइम, दो ही चीजें होती है, सब बीचने वाला कोई चीज नहीं है। तो सभी मतलब आपके माध्यम से यूथ जो अभी देख रहा है, जो आज 18 एंड प्लस 15 एंड प्लस है, और आगे चल के ये सभी बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स होने वाले, बड़े बड़े फिजिशियंस होने वाले हैं, मे बी इंजीनियर्स। कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने दिन क्रम पूरे लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर किया है। ऐसा है कि देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स होता है। आपके पास जो काम आते हैं उसको आपको सेग्रीगेट करना होता है। मेरे आंखों के सामने पूरा मैप होता है विषय काम करते वक्त में। दो काम होते हैं, एक तो आपका अर्जेंट होता है और एक होता है इम्पोर्टेंट।
बहुत सारे लोगों को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का फर्क पता नहीं होता है। सेम ही तो है, लेकिन हालांकि इट इज नॉट सेम, इट इज एब्सोल्युटली ऑलटुगेदर टोटल 180 डिग्री उसमें डिफरेंस है। अर्जेंट होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट वो होता है कि आपको करना ही है। ठीक है, तो इसमें एक मैट्रिक्स तैयार हो जाता है, वो आप आपके वीडियो के माध्यम से जरूर दिखाइए। अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, फिर उसके बाद में नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी आपको बताओ तो जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होता है, ये होते हैं आपकी क्राइसिस। जैसे कि भाई हार्ट का भी बहुत ही दिक्कत हो रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपका शुगर बहुत हाई हुआ है, अगर आप नहीं जाओगे डॉक्टर के पास में तो फिर इट विल क्रिएट अ परमानेंट डैमेज टू यू। ओके, आपका बहुत लोन ओवरड्यू हो चुका है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज में से होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब अर्जेंट क्राइसिस हो जाते हैं। बच्चे एडिक्शन का हाई लेवल हो चुका है, तो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वाड्रेंट में आता है अर्जेंट, और इसे हम नेसेसिटी क्वाड्रेंट कहते हैं। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है जिसे हम इफेक्टिव क्वाड्रेंट कहते हैं, वो होता है कि इट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। जैसे कि आपका हेल्थ है, हेल्थ अभी इशू नहीं दे रहा है, लेकिन आप जंक फूड डाले जा रहे हो, एक लाइफस्टाइल जी रहे हो। ओके, हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, यस हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपका सेविंग करना इम्पोर्टेंट है, हाँ सेविंग करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम वेस्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो काम होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बच्चों का एजुकेशन को रिलेटेड है, बच्चों के फ्यूचर के सेविंग के लिए रिलेटेड है, बिजनेस में भी आपका कहीं लीकेज चल रहा है, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ट्रैक पे लेकर आना है। तो ये सब काम जो होते हैं वो इस फोकस वाला इफेक्टिव क्वाड्रेंट में आता है। और उसके थोड़े विस्तार में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। अभी ये जो क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या होता है कि आपके जो दोस्त यार के कॉल आ जाते हैं, आपका काम नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के अर्जेंट काम है, दूसरों की प्रायोरिटीज है वो, और वो आपको खींच लेते हैं कि आपका काम छोड़ के आपको वो करना पड़ेगा, कोई पैसे मांग लेगा, कोई आपको बुला लेगा, कोई यहाँ करेगा। तो इट इज कॉल्ड डिसेप्शन क्वाड्रेंट। आपको लगेगा बहुत काम करे, आप लोगों के लिए काम करें, लेकिन आप कब ऑफ ट्रैक चल रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। और जो चौथा क्वाड्रेंट इसे हम वेस्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। रील्स देखना, टेलीविजन देखना, राजकारण के ऊपर गप्पे मारना, डोंट डिस्कस। मैं किसी से बात नहीं करता विषय की, बहुत लिमिटेड बात करता हूं। अपने देश में 2 चीजों पे बहुत ज्यादा बातें होती है, एक होता है राजनीति और दूसरा होता है क्रिकेट। आप विश्वास नहीं करोगे, 20-30 साल से मैंने क्रिकेट मैच देखा है। आई वाज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, पूरा दिन मैदान में पड़ा हुआ रहता था, वेरी गुड बैटिंग। लेकिन जिस दिन काम पकड़ लिया मैंने उसको छोड़ दिया। बोला यार सचिन तेंदुलकर तो बन ही दूंगा कभी, लेकिन मुझे अपने करियर के ऊपर और फोकस देना चाहिए। तो ये वेस्ट वाला जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर हमें रहना ही नहीं है। जो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में मैंने जो आपको बताया डिसेप्शन, ये काम डेलीगेट किया करो लोगों को। यार कुछ भी हो, समझो बिल भरना है, सेंड इट टू समवन, उसे डेलीगेशन कहते हैं। हमें रहना है सेकंड क्वाड्रेंट में जो है इफेक्टिव क्वाड्रेंट। ज्यादातर कॉमन आदमी जो है वो पहले वाले क्वाड्रेंट में रहता है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट में, वो क्राइसिस मैनेजमेंट में फायर फाइटिंग स्टेज पे ही रहता है, उलझा हुआ रहता है, ये नहीं। हमें जो पहले क्वाड्रेंट है उसमें ना रहते हुए सेकंड क्वाड्रेंट में लीडर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं। ऐसे वो पहले प्लानिंग करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, फाइनेंस को मैनेज करेंगे, रिलेशनशिप को मैनेज करेंगे। तो रिलेशनशिप भी आपको टाइम देना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये अच्छी बात आपने बताई। हमारी ऑडियंस को भी मैं ये जो पूरे क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है मैं शेयर करूंगा ताकि आपको और क्लियर हो। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम डिसेप्शन वाला जो क्वाड्रेंट है और जो वेस्ट क्वाड्रेंट है उसको अवॉइड करें, उससे दूर रहें, क्योंकि हम अगर उस क्वाड्रेंट में रहेंगे तो हम अपने समय को ज़ाया कर रहे हैं और हम अपने गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी को कनेक्टेड देयर इज अ लॉ जिसे परेटोज लॉ कहते हैं, 80-20 रूल, 80-20 प्रिंसिपल होता है। देखो क्या है कि हमें अगर इफेक्टिव रहना है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड रहना है,
एक होता है मैं बहुत काम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, काम तो कर रहा हूँ रिजल्ट कुछ नहीं, हाँ क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग अनइम्पोर्टेंट। राइट तो जॉन मैक्सवेल है और स्टीफन कॉवे सब मेरे गुरु हैं, उन्होंने कंबाइन करके इस परेटोज लॉ को उन्होंने ये बताया, जॉन मैक्सवेल ने बताया है, लीडरशिप गुरु है, उन्होंने क्या कहा है कि आपके दिन भर के 10 काम, दिन भर के 10 काम जॉट डाउन करो, 1 2 3 4 5 6 7, उसे आप प्रायोरिटाइज करो। पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वेरी थंब रूल यू हैव टू वेरी अंडरस्टैंड, हम सभी को इसको समझना है कि कीपिंग द मेन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसे इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको पहले जॉट डाउन करो, फिर 2 नंबर काम 3 नंबर काम ऐसे 10 काम करो, सबसे इम्पोर्टेंट वाला पहला। और उन्होंने ये बताया कि पहले 2 काम जो है वो तुम्हें 80% रिजल्ट देंगे और बचे हुए 8 काम जो है वो तुम्हें 20% रिजल्ट देंगे। तो दिस इज परेटोज लॉ, तो उसे मैं बहुत इम्प्लीमेंट करता हूँ। जो पहला है जो करना है वो करना है, उसमें उस वक्त में आपके दोस्त बुलाएंगे, आप पर कुछ भी सिचुएशन हो जाएगा, इशू हो जाएगा, तो वो क्या वो धुंधला हो जाता है। ऐसा मैं उसको ट्रैक पे रखना, लिख के रखता हूँ कि ये काम मुझे करना है, मतलब करना है, और ओनली रिटन डाउन गोल्स आर कंप्लीटेड। आप लिखोगे नहीं तो सब मिस्ड आउट हो जाएगा। तो ये परेटोस का लॉ आई होप आप सभी को हेल्पफुल रहेगा। ये है। उसके बाद नोइंग योरसेल्फ, आपको खुद को समझना भी बहुत जरूरी है। हम सब एक परसेप्शन में जीते हैं, ऐसा हो मैं वैसा हो, ठीक है ना। सामने वाले को पता है तुम कैसे हो, आपकी बीवी को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि आप क्या हो, मतलब क्यों पता होता है, क्योंकि हम दिन रात साथ में रहते हैं, ऐसा है ना। यू वोंट बिलीव, मैं मेरा टूथब्रश जो है, घर की बात बता रहा हूँ, वो मैंने इसके अंदर उसका जो बॉक्स है उसके अंदर नहीं रखा, मैंने यहाँ रखा। तो मेरी बीवी आकर मेरे को पूछती है इधर क्यों रखा, मतलब बॉस क्या ऑब्जर्वेशन है, मतलब ठीक है ना, कितना ध्यान रखती है। एंड दैट पॉलिसी के कारण आज हम लोग सब सक्सेसफुल हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यू शुड नो हाउ, ये कैसे होता है, आप खुद को कैसे, उसे जौहरी विंडो बोलते हैं। जौहरी विंडो मैनेजमेंट में ये सिखाया जाता है कि अगर इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है, आपको बहुत सारे क्वाड्रेंट्स आज मालूम पड़ जाएंगे यहाँ। तो जौहरी विंडो जो है ऐसा है कि आई नो अबाउट माई सेल्फ एंड यू नो अबाउट माई सेल्फ। मेरी ऐसी बातें जो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो है। दूसरी चीज है मुझे जो नहीं पता है लेकिन आपको मेरे बारे में वो पता है, हम इसके ऊपर विस्तार पे बात करेंगे। तीसरा विंडो ऐसा है कि सिर्फ मुझे पता है और आपको पता नहीं है। और जो चौथा विंडो है, मुझे भी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है और आपको भी मेरे बारे में वो चीज पता नहीं है। तो जो पहला विंडो है जिसे हम बोलते हैं कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है, उसे हम ओपन विंडो कहते हैं। ओके। उसके बाद में जो आपको मेरे बारे में पता है लेकिन मुझे वो पता नहीं है, उसे हम ब्लाइंड कहते हैं। और जो थर्ड विंडो है, ओके, उसे हम हिडन विंडो बोलते हैं। दोज आर माय सीक्रेट्स, जो मुझे ही पता है आपको पता नहीं है। और दोनों जो चीजें मुझे भी नहीं पता आपको भी पता नहीं, उसे हम अननोन विंडो कहते हैं। टॉकिंग अबाउट ओपन विंडो यानी कि मेरी अच्छी क्वालिटीज है जिसको आप एडमायर करते हो, आपके जो फॉलोअर्स है, आपकी वाइफ है, आपकी बेटी है, आपके नेबर्स है, आपकी सोसाइटी है, आपका संगठन है, आपके इफ यू आर अ बिजनेसमैन, तो मेरी अच्छी बुरी आदतें आपको पता है। आई डोंट स्मोक, लेकिन अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ और शायद सामने वाले को पसंद नहीं है, ऐसा है, ठीक है, तो वो भी आपको पता है। और मेरी अच्छी आदत है, बंदा टाइम पे आता है, ये बहुत प्रिसाइज है, बहुत पर्टिकुलर है, ये बहुत मेहनती है, ये ओपन विंडो होती है। ओके। उसके बाद में उसके ऊपर कैसे काम करते हैं लीडर्स, उस पर कैसे काम करते हैं, उस विंडो को कैसे बढ़ाते हैं जिससे लोगों का ट्रस्ट उन पर बढ़ता है। सब जो आप यू आर अ मैनेजर, यू आर अ सीईओ, आप जो है, तो उसे अपना ओपन विंडो पे बहुत काम करना है। ब्लाइंड विंडो क्या होता है कि ब्लाइंड जो एरिया है, मेरे पीठ के पीछे कुछ लगा है समझो, तो मुझे तो दिखाई नहीं देगा, कौन बताएगा, आप ही बताओगे, ठीक है ना। तो वैसे ही अपनी कुछ आदतें होती है जो मेरी आई एम लीनिंग दिस वे, या मैं बात पे मुंह में गाली आती है लोगों के, ठीक है, तो वो हम नजरअंदाज करते रहते हैं। या किसी की स्मोकिंग हैबिट है, या किसी की समय पे लेट पहुंचने की आदत है, ठीक है ना,
ये हम इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि हम इतनी हमें उसकी आदत होती है कि हम ही फील इट इज वेरी नेचुरल, लेकिन ये चीजें है ना हमें तभी पता चलेगी जब तक कोई बताएगा, ठीक है ना। तो उसे हमें ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी, कैसे काम करते हैं उस पर भी ये है। तीसरा होता है हिडन, आपको ये पता होता है कि आपके वीकनेसेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, ओके। और ये हिडन विंडो जो है उसको कैसे हम डिस्क्लोज करके ओपन में लेकर आएंगे, सभी चीजें नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिससे आपका ओपन विंडो बड़ा हो सकता है। मैं बताऊंगा, इट इज वेरी टेक्निकल, लेकिन मैं आपको एग्जांपल, हम छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जांपल लेकर इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। और जो चौथा विंडो होता है दैट इज अननोन विंडो, जो मेरे बारे में भी पता नहीं और आपको आपके बारे में भी पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम काम कर सकते हैं जिसमें आपके अच्छी खूबियों को मैं बाहर निकालूं और मेरी भी खूबियों को मैं वहाँ पर डेवलप करूँ, और वहाँ पर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा स्कोप होता है। टॉकिंग अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी के बारे में मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनके बारे में 10 अच्छी चीजें मैं बिल्कुल बताऊंगा। सी आई एम नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फिर भी उनके बारे में मैं बताऊंगा बिल्कुल, क्योंकि उनको मैं फॉलो करता हूँ। इसे जरूरी नहीं कि साथ में लेकर फॉलो होना है, देख के भी हम सीखते रहते लोगों से। तो महाराज जी जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, देखो वो फर्स्ट विंडो पे उन्होंने काफी काम किया है, ऐसा है क्योंकि जो बोलते हैं वो ही करते थे। ऐसा होता है कि लोग बोलते ही थे और करते ही थे, उसे डुप्लिसिटी बोलते हैं, जैसे ड्यूअल पर्सनालिटी। वो आदमी जो है वो लाइफ में कभी ट्रस्ट नहीं करता, एक बार बोल दिया वो करेगा मतलब करेगा, ऐसे ट्रस्ट बिल्ड होता है। महाराज जी ने भी ऐसे कुछ सेट रूल्स बनाए थे। क्यों महाराज हम चिल्ला रहे, 350 साल हो गए, आज भी आज हमारे अंदर आग लगती है, वैसा काम है। संभाजी महाराज के ऊपर अलग बात करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सभी ने वो देखा है मूवी। एनीवे, तो महाराज जी जो है उन्होंने बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्ड किया। उनके इसमें मुस्लिम वॉरियर्स भी थे, तो क्यों उनके साथ दिया उन्होंने, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड किया था कि आदमी हमारे साथ दूर व्यवहार नहीं करेगा। ऐसे उनके साथ बहुत सारे हादसे हुए। अगर आपको पता होगा, सभी को इतिहास तो पता है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा ये ओपन विंडो के लिए। कल्याण का जो लूट हुई थी, तो वहाँ का जो सेनापति था, मुस्लिम सेनापति था, उसकी जो बेटी है, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। किसी ने पकड़ के लाया महाराज के सामने कि साहब इसका क्या करने का, यही कहीं और होता तो शायद उसकी शादी करते थे, लूट लिया होता तो सब किया होता था। महाराज जी ने कहा ये मेरी माँ जैसी है और इसे वापस बाइज्जत विद सिक्योरिटी और पैसे और दाग ये करके उसको वापस भेज दिया। एक सॉलिड मैसेज जाता है कि यहाँ पर अगर राजा ऐसा है तो प्रजा भी वैसी होनी चाहिए। किसी ने किया था तो उसके हाथ पैर काट के उसको चौड़न बना के एक गांव के पाटिल को महाराज ने मैसेज दिया था। आने वाली जो रसद थी, पैसे थे जो भी पैसे आते थे लूट से, महाराज उसको गवर्नमेंट रिजर्व में डालते थे, खुद के इसमें नहीं डालते थे। That created trust among the leadership, that created the trust among the people. ऐसा है। कभी उनको कुरान मिली थी, वो भी उन्होंने, आपने देखा होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी किसी मस्जिद को तोड़ा नहीं, ना किसी मदरसे को तोड़ा उन्होंने, ऐसा है। तो that created respect among the opponents also. It leads the example. तो ये क्या था, उन्होंने ओपन विंडो वहाँ पर बना किया और काम किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट वी कैन गो अहेड ऑफ कोर्स। तो अभिजीत जी, आपका जो संस्था है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले 7 साल से जुड़े हैं, संतावली प्रतिष्ठान, तो इसमें आपका मूल एक ऑब्जेक्टिव है जस्टिस का। इसके अलावा आप और कौन सी चीज पे काम कर रहे हैं? समतावादी प्रतिष्ठान आज आपके इसी माध्यम से, इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव नेवर केप्ट इट रजिस्टर्ड। उसका कारण है, उसका और मैं कहूँगा भी नहीं, मुझे उसमें से मतलब नहीं है, मुझे काम से मतलब है। रजिस्ट्रेशन जब आता है तो फंडिंग आता है, तो डाउट्स आते हैं, चर्चा होती है, कितनी भी आप ट्रांसपेरेंट, तो इसलिए हमने वो विषय नहीं निकाला। आज आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज 100 साल हो गए हैं। दोस्तों, उन्होंने नागपुर में हेडगेवार जी के घर पे वो ऑर्गेनाइजेशन स्थापन की थी, दैट इज आल्सो नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो इतना बड़ा व्याप्ति है, वो अगर नॉट रजिस्टर्ड रहता है तो उस पर एक ही चीज है जो है ट्रस्ट।
अगर आपस में भाइयों में ट्रस्ट नहीं है तो प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़े हो जाते, सलाह नहीं। तो दोस्त इतने तो आपको जब संगठन चला रहे तो अपरिचित लोग जिनको आप कभी मिले नहीं हो, अलग धर्म के अलग जाति के, उनको साथ में लेकर काम करना है तो क्या जोड़ के रखेगा? ट्रस्ट जोड़ के रखेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि पैसा ही एक ऐसी चीज होती है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ती है, बिखारती है, उसको डूबे रखती है। तो हमने वो विषय नहीं रखा हमारे संगठन। और समतावादी इज नॉट रजिस्टर्ड। हमारा काम है मिलकर, चलो साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, समाज के प्रति काम करते हैं। तो समतावादी का जो ब्रीद वाक्य है, जातीयवाद विरुद्ध लड़ना एक धर्मनिरपेक्ष संगठन, जातिवाद के विरुद्ध लड़ने वाली एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है, जहाँ पर हम हर जाति के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर जाति के, हर प्रकार के लोग हैं, एवरीबॉडी इज वेलकम। और यहाँ पर आकर कहीं पर भी अन्याय हो जाता है तो हम लोग साथ में मिलकर खड़े रहते हैं। हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, ये सब जगह पे समतावादी प्रतिष्ठान जाकर हेल्प करती है, लोगों को मदद करने की कोशिश करती है। वी डोंट हेल्प पीपल फाइनेंशियली, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कितने, हर आदमी की जरूरत है, किसको किसको आप मदद करोगे? ऐसा है। तो हम कोई क्रिकेट और इसको स्पॉन्सरशिप नहीं करते। लोगों को लीगल, टेक्निकल कई सारे किस्से हुए हैं, अनगिनत है जहाँ पर हमने काम किया है। इसी बीच में एक ऐसी केस आई थी, 14 साल की एक बेटी थी, उसके कजिन मामा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। वो जब हमारे पास आई थी, गांव से आई थी एक जगह से, तो शी वाज 8.5 months प्रेग्नेंट, ऐसे 14 साल की लड़की। तो फिर पहले तो हमने केस दर्ज किया। दर्ज करने के बाद सामने वाले को अरेस्ट किया। उसके बाद उसे हमने जेजे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरे बहुत ही नामांकित वकील है तरवीन निजाम, उन्होंने हाईकोर्ट से ऑर्डर दिलवाए कि जेजे के टॉप सर्जन ही उसको ट्रीट करेंगे। और फिर वो बच्चा, उसको बेटी हुई, वो बेटी जन्म ली। तो फिर करना क्या है, तो उसे हमने अलीबाग में एक संस्था के साथ जोड़ दिया, जहाँ पर वो बेटी का भी, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका टेक केयर हो रहा है, और वो लड़की अभी पढ़ाई कर रही है। तो ऐसे सब काम है, कोविड के वक्त काम हुए, ब्लड और ये सब तो करते ही है, मतलब काम अच्छे। ये बहुत ही नेक काम किया आप लोगों ने। और मेरे को जितनी जानकारी है, ये राइट टू एजुकेशन के हिसाब से भी आप बहुत काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। देखो हमारे संगठन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी विंग के श्री असलम जी शेख साहब। वो पिछले 10 साल से एजुकेशन जो आरटी के माध्यम से बहुत जोरदार काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब तक उन्होंने 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स को एडमिट करवाया। कौन आते हैं आरटी में? कौन आता है आरटी में? वो गरीब तबके के लोग आते हैं जी, वो कैन नॉट अफोर्ड। एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली। आई नो वी आर पेइंग लैक्स ऑफ फीस। तो वहाँ पर असलम जी का बहुत बढ़िया नॉन करप्ट पर्सनालिटी जो इस काम को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रसाद कुमकर है जो हेल्थ विंग का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नायर हॉस्पिटल में सब नितिन जादव करके जीजो हॉस्पिटल में, आई डोंट नो कितने पेशेंट्स को उन्होंने एडमिट किए हैं। अभी ये भी पता चला कि जैसे दावोस का जो कॉन्सेप्ट, जो दावोस का प्रोग्राम हुआ था, उसमें अपनी सरकार ने भी बहुत अच्छा अमाउंट एक्वायर किया है फंडिंग। मुंबई महाराष्ट्र बहुत हैपनिंग हो चुका है। The reason Maharashtra is now like moving left, right, ahead is because of the leadership. और इस leadership को spearhead करते हैं श्री देवेंद्र फडणवीस साहब। मतलब see I've read so many books। आपको मतलब नेपोलियन से लेकर हर चीज पढ़ चुका हूँ, गांधी पढ़ चुका हूँ, नेहरू पढ़ चुका हूँ। तो आज देवेंद्र जी में महाराज पढ़ते रहता हूँ, तो आज उस आदमी के पास देखता हूँ तो उनमें वो सभी गुण हैं। कैसा होता है, उन्हें बहुत जरूरी है आपके माध्यम से सभी तो उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन लीडरशिप लेवल में वो आदमी बहुत ही हाईली एजुकेटेड है। ही इज वेरी एजुकेटेड, ही इज वेरी काम, ही इज वेरी डिसाइसिव। और जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते वो भी वो करते हैं। इतने पावरफुल है। और ही इज वेरी लेस रिएक्टिव। लीडर क्या होना चाहिए, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, ना खुशी हो या गम हो या कुछ भी हो, सभी प्रेशर। ही हैज गॉट नर्व ऑफ स्टील। दिस इज व्हाट आई हैव आइडेंटिफाइड। और हिज वर्क एथिक्स, हिज वर्क, उनको मैंने 3 बजे भी देखा, एक बार 3:30 बजे मुझे मेरे साले साहब है कीर्तिवर्धन जोशी साहब, उनके माध्यम से मुझे उनसे वक्त गुजरने का मौका मिला 5 बजे टाइम।
और मैंने उनको 3:30 बजे भी काम करते हुए देखा है और फिर वापस सुबह 6 बजे देख रहा हूँ तो वो बंदे वापस आगरा से आए, अभी नागपुर में है। अभी हालांकि जो इलेक्शंस हुए थे उन्होंने 35 सभाएं दी। इट इज नॉट अ जोक। एज अ सीएम होना और फिर भी संगठन में आकर काम करना और हर जगह पे पहुंचना, इससे क्या होता है कि आपके लोग मोटिवेटेड हैं। लीडर की क्वालिटी क्या होती है? लीडर की क्वालिटी होती है कि कम्युनिकेशन विद हिज ऑर्गेनाइजेशन, ही हैज गॉट utmost कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है कि इससे कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है और अफवाहें फैलती नहीं है। और लीडर शुड बी अप्रोचेबल, ही इज वेरी मच अप्रोचेबल, ही इज वेरी मच कम्युनिकेबल। आपको उनको मिलना है एक सही तरीके से और जेन्युइन कॉज से, तो आप उनसे मिल सकते हैं। उन्होंने वैसे उनकी टीम इज वेरी पावरफुल टीम। तो ऐसी जब लीडरशिप, ये वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है। मैं आपको बताता हूँ, मैं काफी सारे सीएम्स को ट्रैक कर रहा हूँ, सभी मेहनती थे, लेकिन जो उछाल उन्होंने पिछले 1 साल में जलवा दिखाया है, मैं जेन्युइन बातें बता रहा हूँ। आज मुंबई का जो काया पलट हुआ है, ये बोलना कतली और करली में अंतर रखा नहीं उन्होंने। आज मुंबई का डेवलपमेंट है। दावोस की जब बात करते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे लोगों पर दया आती है कि उनको इस स्विट्जरलैंड घूमना है, उनको घूमना है और मार्स घूम के आ सकते हैं। लेकिन वहाँ व्हाट इज दावोस, वहाँ पर ग्लोबल लीडरशिप आती है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है। अभी यहाँ के लोग वहाँ दावोस को देखो, माहौल बनाना जरूरी है। माहौल बनाना जरूरी है। कौन से दुकान के लोग आते हैं ज्यादा साथ, जिस दुकान पे बहुत भीड़ लगी हुई है उस दुकान पे लोग जाएंगे खरीदी करने के लिए, कि जो खाली पड़ा हुआ है वहाँ जाएंगे, तो भीड़ दिखाना होता है। और जब वहां पर अदानी जी जाकर 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाटा ग्रुप, उन लोगों को क्या पता चलता है इनके घर के लोग इतने इस पर विश्वास रखते हैं, तो हम क्यों ना विश्वास करें। वो दिखाना होता है। लोग वहां पर बोले घूमने जाना और ये सब चीजें, वो चाहे तो कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन दैट इज द पर्पस ऑफ दावोस। तो वो उन्होंने किया, वहां पर 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने महाराष्ट्र पे लाई है। नो व्हाट इज हैपनिंग महाराष्ट्र में, क्या उन्होंने रखा है। अभी एक इन्फोसिटी वो तैयार कर रहे हैं, इनोवेशन सिटी। इनफैक्ट इनोवेशन सिटी ऐसा है कि वहाँ पर एआई रहेंगे, वहाँ पर डेटा सेंटर्स रहेंगे। ये इतने दूरगामी है क्योंकि अभी एआई ये सब चल रहा है, वो बहुत पहले से जानते हैं, वो ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी सारी जमीन जो है एमएमआरडीए रीजन में सैंक्शन करके रखी है, खरीद चुके हैं, जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाले हैं। अभी डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, देखो डेटा सेंटर्स अभी ऐसा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स अपने आम कंप्यूटर्स की तरह नहीं होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। जो एक कोड क्रैक करने के लिए जहाँ 10-10, 20-20 साल लगते थे, वो अभी आधे घंटे में खत्म कर देता है विषय। मतलब आपको बता देगा कि आपको कैंसर होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इतने लेवल पे जाकर वो रिसर्च कर सकते हैं उस क्षण में। लेकिन वो जो कंप्यूटर है उसको चलाने के लिए आपको हैवी एनर्जी सप्लाई देने की बहुत जरूरी होती है। प्लस वो डेटा सेव करने के लिए बहुत बड़े आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया में अगर लीड कौन कर रहा है तो महाराष्ट्र लीड कर रहा है। ऑफ कोर्स तेलंगाना भी है, कर्नाटक भी है, इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक इकोसिस्टम तैयार करने का काम देवेंद्र जी कर रहे हैं। अब इससे हमें और कॉमन आदमी को क्या लेना देना, भैया जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तैयार हो रही है। यू वोंट बिलीव, सेकंड स्टैंडर्ड में एआई सिखाया जाता है। सेकंड स्टैंडर्ड के करिकुलम में एआई यहाँ पर महाराष्ट्र में सिखाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों को। तो जब तक वो 10th स्टैंडर्ड आने तक तो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा। तो ये सब काम एक लीडर ने क्या काम, लीडर वो काम करता है जो कॉमन लोग नहीं कर सकते। उसे सबसे डिफिकल्ट काम करना होता है, और वो सबसे डिफिकल्ट काम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मिनिस्टर खत्म कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आज इतनी बड़ी लीडरशिप उन्होंने डेवलप की है, लेकिन फंड लाना, वो जो काम है समृद्धि लाना, महाराष्ट्र में आप देखोगे कि महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई, नासिक, पुणे, ये जो ट्रायंगल या नागपुर तक सीमित नहीं है। देवेंद्र जी को आप देखोगे, क्यों देवेंद्र जी का ये सवाल आ जाता है। काम ही वैसा है बॉस। गढ़चिरोली में जाकर, मुझे याद नहीं कि कोई चीफ मिनिस्टर जाकर गढ़चिरोली में जाकर काम किया, एक हाथ 2 बार। आर आबा थे, आर पाटिल साहब थे, कैलाशवासी, वो वहाँ जाकर काम किया करते थे। लेकिन उसके बाद देवेंद्र जी ने वहाँ पर इतना बड़ा मोर्चा खोल रखा है विद द हेल्प ऑफ अमित शाह। उन्होंने
जो वहाँ का नक्सलिज्म को शांत करने का काम भी किया है, इज मैसिव। हिडमोर ये सब आप देखोगे अभी उनका खात्मा हो सका है। और सिर्फ उधर खत्म नहीं कर रहे, तो आपको बताओ कि गडचिरोली जो है उसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब के पॉलिसी पर देवेंद्र जी काम कर रहे हैं। ऐसा है। फिर आपका मराठवाड़ा जो है, जिसे कभी वहाँ पर कैपिटल ऑफ सुसाइड्स, फार्मर सुसाइड बोला जाता था, तो वहाँ पर ईवी सेक्टर में बहुत जोर का काम ये कर रहे। आई एम सो सैड कि महाराष्ट्र के एक और लीडर ऑनरेबल अजीत दादा साहब इज अनटाइमली डेथ। लॉट्स ऑफ प्रेयर्स टू हिम, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। एक बहुत बड़ा लॉस महाराष्ट्र को हुआ है। अगेन अनदर वर्कहॉलिक लीडर जिसने बहुत काम करते थे, मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। मैन ऑफ वर्ड, अ मैन ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। तो उन्होंने भी अभी एक उनके देहांत के पहले बारामती में बहुत बड़ा शिविर हुआ था। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर में उन्होंने AI डूइंग एग्रीकल्चर, सॉइललेस एग्रीकल्चर, उसके बाद में सोलर पावर्ड आपका ग्रीन हाउस, ये सब विषय पर काफ़ी सारी कंपनीज वहाँ पर आकर ऑलरेडी प्रूवन महाराष्ट्र में हो रहा है। तो एकनाथ शिंदे साहब वेरी वर्क, वैसे जहाँ कोई नहीं पूछते वहाँ एकनाथ शिंदे साहब पूछते हैं। ऐसे तो ऐसा एक ग्रेट ट्रायल था, उसमें आज अजीत दादा नहीं। तो ऐसे सभी लोगों को साथ में लेकर चलने वाला लीडर जो है देवेंद्र फडणवीस, मतलब लीडरशिप की किताबों के जब देखने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे वो चेहरा सामने आता है। वैसे नरेंद्र मोदी, जैसे नरेंद्र मोदी साहब जो है ग्रेट लीडर, उनके बारे में क्या कहूँ, मतलब इतना डेटा उनके बारे में है और उन्होंने आज भारत को कहाँ पहुँचाया, क्या नेगोशिएट किया है, इतना प्रेशर हैंडल किया, वो बंदे ने रिएक्ट नहीं किया। इससे क्या हुआ पता है, ग्लोबली इंडिया का जो इमेज है वो इतना बढ़िया हुआ। ये लोग सही है, इनके साथ जुड़ना चाहिए, ये इमेज जो है। और इसीलिए आज फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। तो वी आर प्राउड अबाउट निर्मला जी, जो अभी इतने साल से फाइनेंस संभाल रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से पर्स संभाल के उसको मैनेज करती है, फ्रॉम माय वाइफ। तो बहुत बढ़िया रोल उन्होंने इस देश को, वी आर बिकमिंग सुपर पावर, ऐसा वी हैव स्ट्रांग लीडरशिप नाउ। सो ये सब है। तो अभिजीत जी, हमने देखा कि आप काफी प्रोग्रेसिव देश की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप की बातें आपने करी, लेकिन होता क्या है कि 143 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन जब हम बात करते हैं वोटिंग की, तो वोटिंग जो होती है वो काफी लोग तो इसमें भागीदार भी नहीं बनते हैं। वी कॉल एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स, हम सोचते हैं कि हम सिटीजन, अच्छे सिटीजन बनेंगे, लेकिन जब बात आती है कंट्रीब्यूट करने की, भागीदार बनने की, तब हम वोटिंग नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि वोटिंग को लेके ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम हमें शुरू करना चाहिए, या कोई ऐसा तरीका शुरू करना चाहिए ताकि हम और लोगों को इन्वॉल्व कर पाए इस वोटिंग वाले चीज में? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जिस गवर्नमेंट को सेट करते हैं, जिस गवर्नमेंट को हम क्रिएट करते हैं, उसमें लार्जर पॉपुलेशन जो हमारी है वो सब भागीदार बने। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वेरी ट्रू। एक्चुअली वोटिंग ऐसा है, उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, और यानी कि राइट टू वोट, ये हमें आसानी से मिला नहीं। देयर वाज मोनार्की, राजशाही थी, और आप मत ये बात ही नहीं कर सकते, मत व्यक्त करना तो दूर की बात है। ऐसे तो बहुत लोगों के सेक्रीफाइस के बाद हमें डेमोक्रेसी मिला है। और आज के युवा पीढ़ी को तो उसका अहमियत है ही, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। और आप देखोगे कि वोट करने के लिए आमतौर पे गरीब जनता, स्लम है, वो जाकर वोट करते हैं। और काफ़ी भी अशिक्षित वर्ग जो है, वो कम पढ़ा लिखा वर्ग जो है, वो वोटिंग के लाइन में आपको दिखेगा। और वो सभी मैनिपुलेटेड रहते हैं, उनको करप्ट तरीके से उनको लाया जाता है, फोर्सफुली भी वोट किया जाता है बहुत सारे तरीके से। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें, इस प्रक्रिया में उतरना नहीं चाहते, तो गलत है। और फिर हम दोष देते कि मेरा सड़क ठीक नहीं हो रहा है,
करप्शन बहुत हो रहा है। और वोट करते कैसे लोग अपने जात के आदमी को देखकर वोट करते हैं, अपने समाज के आदमी को देखकर वोट करते हैं, मेरी बोली भाषा का है उसको देखकर वोट करते हैं, ये देखकर वोट नहीं करते कि पढ़ा लिखा है उसके पास कुछ है, ऐसा है। तो ऐसे लोगों को लाने के लिए कौन आएगा? हमारे जैसे लोग हैं जो जाकर अवेयरनेस में रहे और जाकर वोट करें, तो ये जरूरी है। ऑनलाइन में होता है कि नाउ ऑनलाइन यू कैन हैक एनीथिंग, व्हेन यू आर ऑनलाइन यू कैन हैक एनीथिंग, ऐसा है। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसा है। तो इसमें यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मेरे साल वहाँ पर है, तो इफ यू डोंट वोट वहाँ पर तगड़ा फाइन है। जब आपको 1 लाख का फाइन लगेगा, ऐसा कुछ फाइन लगेगा तो हम सब भाग के जाकर वहाँ पर वोट करेंगे। ऐसी कुछ चीज़ें स्ट्रिक्ट नॉर्म या यू विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम समथिंग, ऐसे तो फाइन वाली चीज भी वहाँ हो सकती है जहाँ पे गरीबी इतनी नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं हो। अभी बहुत सारे मुद्दे भी सॉल्व करना पड़ेंगे। इसीलिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और हम जैसे लोग ही इसे एग्जाम्पल सेट करें, हाँ, और सोसाइटीज में भी जाकर अवेयरनेस हो। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर ही नहीं है, लेकिन वी आल्सो शुड गेट, कब कितने ना सोए जो सोया है उसे हम उठा सकते हैं, जो सोने का नाटक करे उसको कैसे उठाएं? हाँ, तो ये एक है, पीपल शुड गेट अवेयर, और पॉलिसीज के ऊपर गवर्नमेंट सोच ही रही है। तो आपके हिसाब से एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है? वेरी गुड। सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अच्छे लीडर में 2 क्वालिटी होना जरूरी है। एक है पेशेंस और दूसरा टॉलरेंस। आपके अंदर कूट कूट के इन बिजनेस, इन लाइफ, इन रिलेशनशिप आपके अंदर बहुत संयम होना बहुत जरूरी है। पीपल आर वेरी डेस्परेट, पीपल वांट एवरीथिंग राइट नाउ, ओके। और वो टॉलरेंस के बारे में तो बताऊंगा। तो पेशेंस अभी बहुत कम हो रहा है। ये स्विच चैनल्स, ये मोबाइल के कारण उसके ऊपर बहुत सारे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लाइक्स नोटिफिकेशन के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। वैसे कोई भी अच्छी चीज को, ये पेड़ को उगने के लिए भी वक्त लगता है, बच्चे को बड़ा होने के लिए भी वक्त लगता है, और हमेशा अभी तुरंत चाहिए। 2 मिनट डिलीवरी, 10 मिनट में सब आना चाहिए। उससे क्या हो गया कि डेस्परेशन बहुत बढ़ गया, फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया, निकलता है बाहर। तो एक अच्छे लीडर में मैं एग्जांपल दूंगा, तो आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए और टॉलरेंस होना चाहिए, उसके ऊपर अलग से बात करूंगा। लेकिन पेशेंस की जो बात है, तो देयर इज अ मैट्रिक्स, एक्सक्यूज मी, वो जो मैट्रिक्स है उसे हम टाइम डिसीजन मैट्रिक्स कहते हैं। कि फिर आपको पेशेंस का अहमियत समझ में, अगर इट्स अ क्वाड्रेंट, आप सही समय पर सही निर्णय लेना, ओके, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। उसके बाद में रॉन्ग डिसीजन एट द राइट टाइम, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। उसके बाद में आपका रॉन्ग टाइम बट राइट डिसीजन, और फोर्थ क्वाड्रेंट इज रॉन्ग टाइमिंग एंड रॉन्ग डिसीजन। व्हेन यू आर सेइंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद में अगर आपका टाइमिंग सही है लेकिन रॉन्ग डिसीजन, इट इज कॉल्ड मिस्टेक। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है कि व्हेन योर टाइमिंग इज राइट, sorry, your decision is wrong, sorry, decision is right but timing is wrong, तो तभी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। और गलत समय पे गलत निर्णय, दैट विल बी डिजास्टर। तो यू टेक इट फाइनेंशियल और कुछ भी आप करो। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि सही समय पे सही, यू नो, व्हेन थिंग्स आर गुड, पीपल आर सपोर्टिंग यू, आप कुछ भी डालो तो वो चलने वाला है वो चीज विद द फ्लो, ठीक है। और अगर आपका निर्णय सही है, ओके, लेकिन समय गलत है, तो होता क्या कि रेजिस्टेंस है। मतलब पॉडकास्ट आप 10 साल पहले चालू करते थे तो उतना फॉलोअर्स नहीं मिलता था, लेकिन अभी एक उदाहरण के लिए एग्जांपल बताते हैं, तो पीपल विल जेन्युइनली, लेकिन उस वक्त आपको रेजिस्टेंस मिलता है, कौन देखेगा यार, ये सब कौन करेगा, ऐसे। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आपके पास एक बहुत अच्छी संकल्पना है, लेकिन लोगों का मूड नहीं है, कोई देहांत हो चुका है किसी, या लोगों के सेंटिमेंट्स अभी इस वक्त ठीक नहीं है, या वॉर चल रहा है और आप कुछ नया आइडिया लेकर आ रहे हो, तो देयर यू विल गेट रेजिस्टेंस, ऐसे। और आपका टाइमिंग सही है लेकिन कुछ बेवकूफ़ों वाली अगर हमने हरकत कर दी, दैट इज मिस्टेक, ठीक है ना। मतलब सब बढ़िया है, लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त आप कुछ और करने का सोच रहे हो। आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट।
हाँ। एक अच्छा सा प्रपोजल आया है, सब चीजें हैं, लेकिन उसका मूड नहीं है, ये नहीं, मिस्टेक ऑफ योर लाइफ ऐसे। और अपॉर्चुनिटी लॉस है anyways। और अपॉर्चुनिटी लॉस है। और उसके बाद में गलत वक्त पे गलत चीज करना, आपके विरोध में लोग खड़े हैं, आपका माहौल खराब है, और उस वक्त जाकर तुम झगड़ा कर लो तो भाई तुम पक्का जेल में जाने वाले हो। इससे मैं, मेरे साथ एक यूपी वाला टैक्सी ड्राइवर चल रहा था, और फिर वो बेचारा नया आया था और उसने पूरी भाषा ऐसी बात करी, तो हम एक प्रोमिनेंट मराठी एरिया में थे, तो थोड़ा सा बाइक में उसको बोला शांत रख भाई, बाजू में माहौल देख लेना, नहीं तो तुम्हें आज तो प्रसाद मिल के जाने वाला है। तो उसके वक्त आपको वो अगर बाहर निकलता था क्या है तो सामने से और कुछ आ जाता था ऐसे। तो वो वक्त को अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। बड़े लीडर्स जो है वो वक्त की नज़ाकत को, अहमियत को समझते हैं। मैं आपको जो एग्जाम्पल दूंगा, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का, जैसा कि जब आगरा में वो चले गए थे, उनको नजर कैद किया था, तो और देन विल कम टू पेशेंस, नजर कैद किया, अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो और उनके 8-10 लोग साथ में थे, उनका बेटा था तभी साथ में, और वो दुश्मन के एरिया में, वहाँ ना फोन था ना कुछ था, कम्युनिकेशन भी कैसे करें, पहुँच तो गई थी कि महाराज वहाँ फंस चुके हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, इतने बड़े साम्राज्य को इतने से लोग क्या करेंगे, वो भी उनके। तो ऐसे वक्त में महाराज ने, फिर दैट इज द स्टोरी, दैट इज द हिस्ट्री, कि उन्होंने बहुत संयम रखा, पेशेंस रखा, और मौके का इंतजार किया। उन्होंने कहीं नहीं कि मैं भाग जाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, उन्होंने सामने वाले के पेशेंस पे काम किया, खुद के लिए। उनका जब उनको जो गार्ड कर रहे थे, उनका पेशेंस टूटा, और जब वो गाफिल हो गए, जब वो कॉम्प्लिसेंट हो गए, तब उन्होंने मौका लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। दैट इज पेशेंस। ये बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हम हमेशा अपने पेशेंस के बारे में ही सोचते हैं। I'll give one more example. Sorry to interrupt. माननीय देवेंद्र जी, जब उनकी सत्ता आई, सीखने जैसी बात है, सीखने जैसी ही बात है, जब उनकी सत्ता आई थी 2019 में, उनको एक मौका आया था, ओके, लेकिन उनके पार्टनर ने उनके साथ काम करना छोड़ के और अपोजिट टीम के साथ काम करना पसंद किया। He was about to be the chief minister of Maharashtra, और उस वक्त में उनको इतना प्रताड़ा गया, उनको अपमानित किया गया, उनके ऊपर मीम्स बनाए गए, एक उस आदमी ने शब्द निकाला नहीं, वो बोला कि मैं वापस आऊंगा, ऐसा है। और उन्होंने वहाँ पर बहुत, ये बोलना बहुत आसान है मैं यहाँ पर बैठकर, लेकिन उस आदमी पर क्या बीतता होगा, लेकिन उस आदमी ने जीरो रिएक्शन दिया वहाँ पर। He was cool as a cucumber, बहुत शांत थे, क्योंकि पानी जितना गहरा होता है ना उतना शांत होता है, जितना उथला होता है उतना उसका आवाज है। वेरी डेप्थ है उस आदमी में, ठीक है, वहाँ पर भी पेशेंस रखा। उसके बाद में ही वेटेड फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, आपको पता तो अभी भी उनका वक्त आया नहीं था। फिर 2021 में उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब के साथ में गवर्नमेंट बनाई, जिसे मराठी में गदिनी कावा कहते हैं। वो होता है सीक्रेट, वो होता है हिडन एरिया, उनको पता है उनको क्या करना है, सामने वाले को पता नहीं है, उनको पता है दैट इज योर हिडन एरिया। वो हिडन एरिया पे उन्होंने काम किया। हिडन एरिया में आप अपने अपोजिशन के ऊपर, आप अपने विरोधक के ऊपर काम करते हैं, आपके एजेंडा आपको ही पता होते हैं, और उन्होंने उस हिडन एरिया पे काम किया। उन्होंने सत्ता लाई एकनाथ शिंदे के बाद में, और आप बिलीव नहीं करोगे, अभी भी उनको वहाँ पर एज अ चीफ मिनिस्टर वहाँ पर भी उनको मौका नहीं मिला। ही वॉज अबाउट टू सीट ऑन दैट सीट, लेकिन ऊपर से कोई आदेश आया, जो भी आया, और ही हैड टू सीट इन द चेयर ऑफ डेप्यूटी सीएम। ओके, अभी एक आप इस एंगल से देखो कि एज अ गोल्ड मेडलिस्ट है वो, जो सीएम बने हैं, ओके, उनको उनकी पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है, और उनको एक सबऑर्डिनेट पार्टी के लीडरशिप के अंडर काम करना इतना आसान नहीं है। जैसे आप काम करेंगे कि आपके जूनियर के हाथ के नीचे, जब आपके पास सब होने के बावजूद भी, इट इज़ नॉट वेरी इजी। वो भी उन्होंने जो जहर है वो पी लिया। ओके, हम शंकर जी की क्यों पूजा करते, नीलकंठ क्यों है, क्योंकि पूरा पॉइजन इधर पचा के रखा है, तो उतना पेशेंस, तभी भी उन्होंने पेशेंस रखा, लेट द टाइम कम, एंड द टाइम केम इन 2024-25, एंड देन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। और आज आप देख रहे हो 1 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, और 4 साल है बॉस, और 4 साल है वो $1 ट्रिलियन का टर्नओवर मुंबई को लेकर जाने वाले उन्होंने 2020, आई एम 100% श्योर ये अचीव। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत वैल्यूबल है।
और ये जो आपने सारी बात क्वांटम थ्योरी जो बताई, जिसमें जो क्वाड्रेंट्स की बात आप बोल रहे हैं, इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल व्हाट यू डिस्कस्ड, मेरा जो पॉडकास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ओवरऑल यही है कि डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। कि मोटिवेशन हमें टेम्परेरी कुछ दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही हमें वो अचीव करवा सकता है जिसके लिए हम बने हैं। जो हमारा रियल पर्पस है वो हमें तभी मिल सकता है जब हम डिसिप्लिन से जीते हैं जिंदगी। तो आपका जो ये क्वाड्रेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके बियॉन्ड एक चीज हम ऐड जरूर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए भी, कि हम चाहे जीवन में सफल हो या नहीं हो, लेकिन अगर हमें अपना पर्पस प्राप्त समझ में आ गया है तो हमें उसको डिसिप्लिन से रेगुलरली फॉलो करना है एवरी डे, वेदर वी आर सक्सेसफुल और नॉट। अगर वो चीज होती रहे तो ये पांचवा क्वाड्रेंट भी हो सकता है। साथ में और जोड़ेंगे। हाँ। What is discipline? Discipline is doing those things which we don't like to do, but we have to do. हाँ, और उसको जब हम कोई भी चीज को, लक्ष्य को अगर हम धीमी आंच पर जलाते रहे लगातार इन्फिनिट टाइम तक, तो सक्सेस इज 100%। absolutely. दिस इज डिसिप्लिन। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से जिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे आज हम जुड़े और आपसे इतनी वैल्यूबल बातें हमें पता चली, हमने हमारी ऑडियंस के साथ साझा करी। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना कीमती वक्त होने के बावजूद आपने हमें समय दिया हमारे पॉडकास्ट चैनल को। और मैं मानता हूँ कि हर छोटा या बड़ा योगदान, किसी भी योगदान को हम छोटा नहीं समझ सकते, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। और आपने क्योंकि हमें टाइम दिया, मुझे बहुत खुशी है कि हमारी ऑडियंस तक ये सारी बातें पहुंची, वो सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ जो रेलिवेंट है। यूथ आज की तारीख में बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही दिशा में चले, प्रोग्रेसिव दिशा में चले, और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सो अभिजीत जी, थैंक यू वंस अगेन वेरी मच, और आपके सारे फ्यूचर प्लान्स के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय चैनल, और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। और हमारी ऑडियंस को आई एम श्योर ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स लेके आए, ऐसे मुद्दे आपके सामने लेके आए जो विजडम, जो नॉलेज आपके काम आएगी, आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, हमारा जो सेल्फ टॉक होता है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम एक एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं कोई चीज़ नहीं करने का। और अगर हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जीवन का पर्पस क्या है, तो डिसिप्लिन वाली जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ वो बहुत ही नेचुरली होगी, वो बर्डन की तरह नहीं होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पर्पस पहले ढूंढें, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है आप वो करें, ना कि आप समाज की धारा को फॉलो करें। आप कोशिश करें कि आप लकीर के फ़कीर ना बने। आप कोशिश करें कि समाज ने जो ट्रेडिशनली सारे कॉन्सेप्ट्स को एकत्रित कर दिया है और ये कह दिया है कि अगर आपको सक्सेस की परिभाषा समझनी है तो वो इन पैमानों पे ही हो सकती है। उन बाधाओं से बियॉन्ड भी आपकी ज़िंदगी हो सकती है। कोई अच्छा सिंगर हो सकता है, कोई अच्छा डांसर हो सकता है, कोई अच्छा पेंटर हो सकता है, कोई अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई अच्छा सिंगर अगर पॉलिटिकल फील्ड में चला जाए, या फिर कोई अच्छा पॉलिटिकल पर्सन सिंगिंग फील्ड में चला जाए, तब स्ट्रेस होता है, तब बर्डन होता है। वरना डिसिप्लिन बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आए। अगर हमारे पॉडकास्ट में कोई कमी आपको महसूस हो तो ज़रूर फीडबैक दें। एक अपील आपके साथ मैं ज़रूर करूँगा कि जो भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं वो व्यू कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को। अराउंड 60 to 70% पीपल हु आर व्यूइंग वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आगे लाते रहें और बड़े से बड़े गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में लाते रहें, ताकि यूथ के क्वेक की जो लहर मैंने शुरू करी है उसका पर्पस सॉल्व हो कि हम वो सारे जो पुरानी जनरेशन ने जो नॉलेज, जो स्किल्स, जो विजडम प्राप्त करी है उसकी मदद से आप भी अपने जीवन में अच्छा मार्गदर्शन क्रिएट कर पाए। तो यही मेरी कोशिश है। सो आई एम श्योर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी रॉकिंग। थैंक यू।